আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने थाईलैंड में द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। मोहम्मद यूनुस ने बैठक में शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में शेख हसीना के पतन के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:30 पर बैंकॉक के शिनगिरीला होटल में बिम्स्टेक समिट के दौरान आयोजित की गई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 महीनों के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस से मुलाकात की। बांग्लादेश ने कहा कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने बैठक के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण का मुद्दा भी उठाया। बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा हुई। मुख्य सलाहकार ने बैठक में शेख हसीना के प्रत्यार्पण और भारत में बैठकर शेख हसीना द्वारा दी गई विभिन्न आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी चर्चा की। मुख्य सलाहकार के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने शुक्रवार को बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। बांग्लादेश ने कहा, बैठक में सीमा पर हुई हत्याओं, गंगा संधि के नवीनीकरण और तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भी चर्चा की गई। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश और भारत की मीडिया में दोनों पड़ोसी देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक को लेकर चर्चा चल रही थी। ढाका में अधिकारियों ने घोषणा किया था कि बांग्लादेश बिम्स्टेक समिट के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने में रुचि व्यक्त करते हुए एक पत्र भेजेगा। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया में इसकी खबर प्रकाशित की गई, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। परिणाम स्वरूप बैठक को लेकर अंतिम क्षण तक अनिश्चितता बनी रही। यह बैठक शुक्रवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर रीजनल कोऑपरेशन समिट के दौरान आयोजित की गई। नरेंद्र मोदी के साथ इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने उन्हें 1 दशक पुरानी एक यादगार तस्वीर भेंट में दी। उल्लेखनीय है कि 3 जनवरी 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आयोजित 102nd इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस में नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर यूनुस को स्वर्ण पदक प्रदान किया था। यह तस्वीर 10 साल बाद बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने मोदी को उपहार में दी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के आरोपों और भारत द्वारा शेख हसीना को शरण देने के फैसले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पूर्व भारत के 7 राज्य, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं, इसीलिए चीनी अर्थव्यवस्था का इसे विस्तार माना जा सकता है। भारतीय राजनीतिक हलकों ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और तनावपूर्ण विवाद हाल के महीनों में रेडिकल इस्लामिस्ट द्वारा हिंदुओं पर हमले, धर्मगुरु की गिरफ्तारी और इस्कॉन सहित मंदिरों पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन या बिम्स्टेक साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी कुल जनसंख्या 1.7 बिलियन और कंबाइंड जीडीपी 5.2 ट्रिलियन US की है। थाईलैंड इस समूह का वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान समय 2018 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित चौथे बिम्स्टेक समिट के बाद नेताओं की पहली प्रत्यक्ष बैठक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। असम के हैलाकांदी में अदालत की सुनवाई से लौटते समय त्रिपुरा के वकील अरिंदम भट्टाचार्य पर एक समूह ने हमला कर दिया। उनकी गाड़ी को रोका गया और उन पर और उनके ड्राइवर पर हमला किया गया, जिसके बाद असम पुलिस ने उन्हें बचाकर सुरक्षित हिरासत में ले लिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़े एक मामले में पेशेवर जिम्मेदारी निभाने के दौरान इस हमले के बाद वकील और उनके असिस्टेंट ने त्रिपुरा और असम के मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि पेशेवर कर्तव्य निभाते समय उन्हें एक भयमुक्त और सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा एवं माननीय मुख्यमंत्री आसाम দুজনকে আবেদন জানাই যে আমাদের ফ্রি এন্ড ফেয়ার ট্রায়ালের জন্য একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট আমাদেরকে দেওয়া হোক, যাতে
আমরা আমাদের ডিফেন্স ওইখানে আমরা রাখতে পারি, আর কোর্টের যাই সিদ্ধান্ত হোক এটা আমরা মেনে নিব, কিন্তু আমাদের এটলিস্ট আমাদের ট্রায়ালে যাওয়ার জন্য একটা সেফ এন্ড সিকিউর আমাদেরকে এনवायरमेंट দেওয়া হোক। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले 2018 में त्रिपुरा में 10,323 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में मानिक सरकार के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले 25,753 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी? इस मामले को लेकर पहले से ही गहन अटकलें लगाई जा रही हैं। तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने 2010 और 2013 में 2 चरणों में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर 10,323 लोगों को शिक्षक नियुक्त किया था, लेकिन नियुक्ति को लेकर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया। इसे देखते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पूरे पैनल को रद्द कर दिया। मानिक सरकार की सरकार उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पैनल को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। अगले ही वर्ष त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें मानिक सरकार की सरकार गिर गई। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी है। एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अप्रैल 2024 में कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को प्रभावी रूप से बरकरार रखा है। सहयोग से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी अगले साल ही है। इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या त्रिपुरा की घटना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार का आदेश तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता की विषय है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि त्रिपुरा की कुल जनसंख्या लगभग 4 मिलियन की है। इस अनुपात में संख्या 10,323 का त्रिपुरा में कहीं अधिक प्रभाव पड़ा। इस मामले में बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक की है। इस पर्सपेक्टिव में यह देखने के लिए कि 26,000 संख्या का पूरा बंगाल में कितना और किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, हमें 1 साल और इंतजार करना होगा। भाजपा का दावा है कि जिस तरह त्रिपुरा में 10,323 नौकरियों की बर्खास्तगी ने वामपंथी सरकार के पतन में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है, वैसे ही बंगाल में भी होगा। बंगाल और त्रिपुरा की मिट्टी अलग है, हालांकि एक बुनियादी समानता है। दोनों राज्यों के लोग लंबे वामपंथी शासन को समाप्त करने के पक्ष में है। तृणमूल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, उससे लोगों का गुस्सा हिमालय तक पहुंच गया है। भाजपा ने यह संदर्भ प्रस्तुत किया है कि नौकरी समाप्त करने सहित जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए आगामी चुनावों में उनका जाना निश्चित है। हालांकि सीपीआईएम का मानना है कि त्रिपुरा और बंगाल के मुद्दे में काफी फर्क है। त्रिपुरा में नौकरियां देने के मामले में प्रक्रियागत त्रुटि हुई थी, लेकिन बंगाल में भर्ती पैसे के बदले की जाती थी। सीपीआईएम का कहना है कि यह दोनों एक बात नहीं है। त्रिपुरा में वामपंथी सरकार सिर्फ नौकरियां खत्म होने के कारण ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक सरकार में रहने के कारण पैदा हुई संगठनात्मक विरोध ने भी इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभाई है। बंगाल में भी जब तृणमूल 2026 में विधानसभा चुनाव में उतरेगी तो ममता बनर्जी की सरकार को 15 साल के संगठनात्मक विपक्ष का सामना करना होगा। इस दृष्टिकोण से क्या लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरियों का रद्द होना तृणमूल के लिए चिंता का विषय है? इस सवाल ने ममता बनर्जी के मत्थे पर चिंता की शिकन ला दी है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी थी। ममता बनर्जी ने स्वयं उस आदेश के बाद सर्वोच्च न्यायालय जाने की घोषणा की, लेकिन बैलेट बॉक्स में कोई बड़ी हेरफेर नहीं हुई। इसके विपरीत 2019 की तुलना में बंगाल में तृणमूल की सीटों में वृद्धि हुई। हालांकि राजनीतिक गलियारों में त्रिपुरा का विषय आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों को यकीन है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 26,000 शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की नौकरियां रद्द करने के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। तेज रफ्तार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब आमतली थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुरा विश्वविद्यालय के मेन गेट के सामने अगरतला शाबरूम नेशनल हाईवे पर एक युवक तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। मोड़ काटते समय वह अचानक नियंत्रण खो बैठा और एक लॉरी के पहियों के नीचे आ गया।
मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मी और आमतली थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक को हापानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद लॉरी चालक मौके से फरार हो गया। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उदयपुर माताबाड़ी आरडी ब्लॉक के अंतर्गत उदयपुर राजनगर क्षेत्र में लंबे समय बाद 80 मीटर सड़क निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर शुरुआत से ही ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। राजनगर पंचायत ने ग्रामीणों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने समष्टि विकास अधिकारी को सूचित किया। अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार का विरोध करने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आज पंचायते আমরা যে নেতা আছে বাড়ি ঘরে পাড়ার তারা কিটা করছে কামটারে কোন মতে ধাপা সাফা দিয়া কামটারে কেমনে দুই নম্বরই করে সে কামটা কেন উঠে দিতে তারা এই চিন্তা করছে। এর ফলে আমরা বাধা দিছি। আমার নাম হচ্ছে চন্দন দেবনাথ, আরেকজন একটা ভাই আছে বিশু আরে শিবু দেবনাথ, আরেকজন আছে আমার কাকা বিশুশীল। তো আমরা বাধা দেওয়ার পরে আমরা দেখছি সব দুই নম্বরের কাজ চলতেছে। আমরা রাজমিস্ত্রির কাজ করি, আমরা তো জিনিসটা বুঝি কি আমরা ডাক দিছি দিকা মানে আমরা সব হুমকি দিতেছি, হুমকি দিয়ে সেটা। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর এসেছে, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मकुंड मेले के आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा धर्म और संस्कृति का उद्गम स्थल है। राज्य सरकार इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पहल की है। धर्म और संस्कृति के उद्गम स्थल त्रिपुरा ने बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पहल की है। राज्य सरकार आम लोगों तक मेरी सरकार का संदेश पहुंचाने का भी प्रयास कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को शिमला में ब्रह्मकुंड मेले के आधिकारिक उद्घाटन के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की संस्कृति की रक्षा के लिए ब्रह्मकुंड मेले जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के रखरखाव के लिए बजट धनराशि आवंटित की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि ब्रह्मकुंड मेला परिसर के विकास के लिए 14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। এবং এই কালচারকে আরো যাতে আধুনিক থেকে আধুনিকতম করা যায়, আরো যাতে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায়, যেটা বলা হয় যে ত্রিপুরা সরকার থেকে এখানে এটা প্রায় 14 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে এটাকে আরো ডেভেলপ করা যায়। সর্বত্র এবার বাজেটও আপনারা দেখেছেন, আমরা যেভাবে এবার বাজেট আমরা বাড়িয়েছি গত বছরের তুলনায়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাতে ডেভেলপ হয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করলে মানুষও বাইরের থেকে আসবে, পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে এটা একটা চিহ্নিত হবে, বাইরের থেকে মানুষ আসবে, আসলে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। যখন এই বিষয়গুলো হবে, আর্থসামাজিক উন্নয়ন যখন হবে, তখন এর থেকেও কিন্তু একটা বিভেদের সৃষ্টি হয়। এই বিভেদ থেকে আমরা মিলনের দিকে আমরা যেতে পারবো। আমরা নিশ্চয়ই যে আগামী দিন আমরা সরকার আমরা যেভাবে কাজ করছি, আমাদের সরকার মানুষের সরকার, আমার সরকার, এই যে বার্তা আমরা দিতে চাই। राज्य में वर्तमान में 19 जनजातीय समूह है।
जिनकी कृषि संस्कृति बहुत उन्नत स्तर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि सरकार इसके रखरखाव और रिस्टोरेशन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। আমাদের সংস্কৃতিকে নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের সরকারও চেষ্টা করছে, বিশেষ করে জনজাতি অংশের যারা, তাদের যে সংস্কৃতি, আমরা সবাই জানি আমাদের ত্রিপুরার যে 19টি জাতিগোষ্ঠী আছে জনজাতি, তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এত বেশি মানে যাকে বলে কম বললে কমই হবে, যে অনেক বেশি উন্নত মানের, এবং সেটা কিন্তু হারিয়ে যেতে না যায়। আমাদের আইসিআই ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় যে মেলা হয়, সেই মেলাতে আমরা চেষ্টা করি সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করার জন্য, এবং এর মধ্যেই কিন্তু আমরা জীবনকে আমরা দেখতে পাই। मोहनपुर सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट और ब्रह्मकुंड मेला कमेटी के संयुक्त पहल पर अशोक अष्टमी के अवसर पर शिमला में 3 दिवसीय ब्रह्मकुंड मेला शुरू हो गया है। ब्रह्मकुंड के अवसर पर यह मेला प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित किया जाता है। हर वर्ग के लोग दूर दूर से आकर इस मेले में एकत्रित होते हैं। 3 दिनों तक ब्रह्मकुंड परिसर लोकप्रिय परंपरा का पवित्र स्थल बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा डेंटल कॉलेज की नई इमारत और छात्रावास निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक मुख्यमंत्री की वॉर रूम में आयोजित की गई। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज की नई इमारत और इस कॉलेज के लिए एक हॉस्टल के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। शुक्रवार को इस विषय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक मुख्यमंत्री की वॉर रूम में आयोजित हुई। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज की स्थापना को राज्य की आकांक्षा पूरी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज की नई कॉलेज इमारत और हॉस्टल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर बिना किसी गलती के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया है। गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा का पालन करने पर जोर देते हुए बैठक में ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। यह उल्लेखनीय है कि अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज में अब छात्र छात्राएं मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स कर सकेंगे। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज में मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है। अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज के ढांचागत विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत 202 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लगभग 400 छात्रों के लिए बहुउपयोगी सुविधाओं से युक्त एक हॉस्टल निर्माण की विशेष योजना मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बनाई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में अगरतला सरकारी डेंटल कॉलेज को एक अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 2023 के 18 सितंबर को सिपाहीजला जिले के डीएम ने राज्य सरकार को जमीन घोटाले को लेकर पत्र लिखा था। उस पत्र में 1400 कानी जमीन से संबंधित भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था। यह मामला विधानसभा में उठने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि उस जांच का क्या हुआ। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद त्रिपुरा हाईकोर्ट अपने संज्ञान इस मामले को क्यों नहीं ले रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने यह आरोप लगाया कि राज्य में लोका आयुक्त सिर्फ एक सफेद हाथी बनकर ही रह गया है। কিন্তু এই লোকায়ুক্তের মাধ্যমে এই দুর্নীতি কোনো ধরনের তদন্ত হয়নি বা তদন্ত করার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আমাদের দাবি অবিলম্বে। करीब 3 साल के विज्ञापन के बाद राज्य सरकार ने पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। नौकरी चाहने वाले इस बात को लेकर चिंतित है कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने के कितने दिनों बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गृह विभाग द्वारा 2022 में 1000 पुलिस कांस्टेबल और एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा टेट 1, टेट 2 टीचर के पोस्ट पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के 3 साल बाद राज्य सरकार ने भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया है। हालांकि राज्य सरकार 1000 कांस्टेबल पोस्ट को भरने में असमर्थ है। कांस्टेबल के पोस्ट के लिए कुल 979 पुरुष और महिलाएं चयनित की गई है। 2022 में पहली भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान 1000 पुलिस कांस्टेबल्स के भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इस नियुक्ति को लेकर कई विरोध प्रदर्शन किए गए। राज्य सरकार को 979 लोगों के नामों की घोषणा करने में 3 साल लग गए। इनमें से 647 पुरुष और 332 महिला उम्मीदवारों को नौकरी के लिए रिकमेंड किया गया है। हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर्स ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि उन्हें यह पद कब दिए जाएंगे। गुरुवार को चयन समिति ने पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग नामों की सिफारिशें की। इनमें से चयन समिति ने 647 पुरुष कांस्टेबलों को योग्य पाया है, यानी इस स्थिति में सभी पदों को भरना संभव नहीं है। जिन लोगों के नामों की सिफारिश की गई उनमें 376 यूआर, 210 एसटी और 56 एससी कैटेगरी से है। इसके अलावा 26 पूर्व सैन्यकर्मी भी शामिल हैं। महिलाओं में 193 यूआर से 109 एसटी और 30 एससी कैटेगरी से है। दूसरी ओर काफी आंदोलनों के बाद टीआरबीटी ने आखिरकार शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए टेट 1 और टेट 2 की मेरिट लिस्ट की सिफारिश भी दी है। त्रिपुरा टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेट 1 के लिए 66 और टेट 2 के लिए 162 नामों की सिफारिश की है। हालांकि ना तो टीआरबीटी और ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट इस बात का कोई आश्वासन दे सकी है कि जिन लोगों के नाम टीआरबीटी ने दिया है उन्हें नौकरी मिलने में कितना समय लगेगा। 2022 में टेट 1 और टेट 2 परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी 2 परीक्षाएं आयोजित की गई थी। यहीं पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। बेरोजगारों के लंबे आंदोलन के बाद टेट परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया। रिजल्ट पब्लिश करने के मुद्दे पर ऑफिस लेन स्थित शिक्षा भवन के सामने कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि अतीत में टेट एग्जाम रिजल्ट प्रकाशित करने और नामों की रिकमेंडेशन करने में कभी देरी नहीं हुई। वहीं टीआरबीटी ने जीटी एग्जाम के परिणाम भी रोक दिए हैं। हालांकि अंत में आंदोलन के दबाव में टीआरबीटी को टेट 1 और टेट 2 की मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिक्षा विभाग अब रिकमेंडेड लिस्ट में से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उनकी जरूरत के अनुसार नौकरियों की पेशकश करेगा। हालांकि नौकरी चाहने वाले यह सवाल उठा रहे हैं कि यह कब शुरू होगा। टीआरबीटी ने इस महीने नया टेट एग्जाम कार्यक्रम जारी किया है। इस कारण से टीआरबीटी के लिए परिणाम प्रकाशित करना आवश्यक हो गया। अब जीटी या ग्रेजुएशन एग्जाम के परिणाम कब आएंगे, यह भी प्रकाशित हो रहा है कि बीएड डिग्री पर विचार किया जा रहा है। राज्य में हजारों बेरोजगार बीएड ग्रेजुएट से यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2022 में टेट एग्जाम के साथ शुरू हुई। दोनों विभागों के लिए नौकरियों के उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश करने में लगभग 3 साल लग गए। मेरिट लिस्ट में चयनित नौकरी चाहने वाले इस बात से अब चिंतित है कि सरकार इस बार ऑफर लेटर्स देने में कितनी देरी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला के दुर्गाबाड़ी में हर साल की तरह इस साल भी चैत्र महीने में पारंपरिक बासंती दुर्गा पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। महासप्तमी के दिन भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। दुर्गाबाड़ी के मुख्य पुजारी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी सरकारी पहल पर पारंपरिक ढंग से यह पूजा आयोजित की जा रही है। पूजा की शुरुआत गुरुवार को बोधन से हुई। उन्होंने यह भी बताया कि अगले दिन महाअष्टमी मनाई जाएगी। बासंती दुर्गा पूजा राज्य के कई अन्य स्थानों पर आयोजित की गई है। মূলত এই পুজোটার তথ্য কি রয়েছে, কাহিনী কি রয়েছে? এটা মহারাজ সুরজ করেছিলেন এই পুজোটা, রাজ আমল থেকে চলে আসছে। এটা সত্যি বাসন্তী দুর্গা দেবী। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।